So welcome back everyone. In this video, we are going to study chapter 2 of Business Studies NCERT, that is Principles of Management. Let's start the video. Before starting the explanation for all the 14 principles of management, let's discuss the nature or characteristics of management principle. So first one says that it's universally applicable, which means it can be applied in all types of organization, whether it is profit making, non-profit making, government firm, private firm, no matter whether it is small or large, it can be applied everywhere. Now, talking about the second point, it says that these are the general guidelines, which means management principles are general guidelines as they cannot be applied blindly. हम इस पे पूरा ट्रस्ट करके एकदम ब्लाइंड भरोसा करके ये सारे प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते. हाँ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है कि कोई एक प्रिंसिपल फिट बैठे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में वो प्रिंसिपल फिट बैठता है, क्योंकि अब हर सेक्टर में अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहां पे वेरी करता है. नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो भाई बिना प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के कोई भी गाइडलाइन बन ही नहीं सकती. चाहे आप अपने स्कूल की भी बात करो तो इवन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो भी बहुत सारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही बनते हैं. लाइकवाइज management principles are developed after deep and thorough research work. Proper observation and experiments are conducted under different conditions by the leaders. Now, talking about the flexible nature of the principles, so these principles are dynamic and not static or rigid type of principles, which are to be absolutely followed, but they are flexible in nature and it can be modified as per the choice of the managers in a particular given situation. Now, talking about the cause and effect relationship, सो दे एस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो भाई सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है. तो एक सिंपल सी चीज है कि इट इंडिकेट्स द consequences ऑफ implementing अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल ओवर अ गिवन सिचुएशन. अब ये ऐसा बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में हमने ये प्रिंसिपल लगाया तो ऐसा हो सकता है. तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Now, here it says contingent. So, the application of these principle is contingent or dependent upon the prevailing situation. जैसी situation होगी उस हिसाब से ये जो principles होते हैं इनका usage भी उस हिसाब से हो जाता है. Therefore, principles have to be applied as per the requirement of a given situation, leading to professionalization of management. तो जिस तरह की सिचुएशन होगी, जैसी प्रॉब्लम होगी, उस हिसाब से हमें प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो अगेन ये पॉइंट कवर करता है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बहुत ही रिजिड नहीं होते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब अभी तक तो हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या हम इनको पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या वैल्यू है इनकी. तो सबसे पहला तो भाई ये मैनेजर को ना एक यूजफुल इंसाइट देते हैं कि हाँ भाई रियलिटी चेक कर लो. अभी कई बार क्या होता है, जैसे हम आप कोई भी ऐसा मैनेजर बन गया तो कई सिचुएशन में वी आर ट्रैप्ड, वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन. सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये एक तरह से कह सकते हैं वो लैंप का काम करते हैं कि हाँ भाई ये लैंप लो, और अगर आप अंधेरे रास्ते में जा रहे हो तो रास्ता दिखाने का काम करते हैं. किसके लिए? मैनेजर्स के लिए. And as well as optimum utilization of resources and effective administration. तो कई सारे प्रिंसिपल्स ऐसे आपको मिलेंगे जो आपका एक जो रिसोर्स है ना उसको पूरा निचोड़ने का तरीका बताते हैं. कि जैसे सपोज करो एक पेपर है, अगर आपने पेपर को कट करके एक बोर्ड बनाई, अब उसके बाद उसकी जो कतरन भी बची है ना उसका भी कैसे यूज करना है वो हमें एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ने के बाद हमें पता चलता है. एंड मोर ओवर ये एक इसका एक और इम्पोर्टेंस होता है, हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना वो क्वाइट साइंटिफिक होते हैं, वो फिर इमोशनल ग्राउंड पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता. फॉर एग्जाम्पल यार आप देखो इंक्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीमेंट अगर किसी के इमोशनल बेसिस पे होने लगा कि भाई उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो चलो उसको इंक्रीमेंट दे देते हैं, क्या पता भाई इंक्रीमेंट लेने के बाद वो इंसान अच्छे से काम ही ना करे. तो अब ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपके डिसीजन ये इमोशनली अफेक्टेड डिसीजंस ना हो. मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स
and fulfilling social responsibilities, management training, education and research. तो ये जो principle of management है ना, ये actually important क्यों है? क्योंकि ये हमें help करते हैं, हमें as in managers को help करते हैं social responsibility fulfill करने के लिए, changing जो environment requirements होती हैं, जैसे बहुत सारे changes होते रहते हैं आए दिन. अब environment भी किस तरह के होते हैं, business environment differ करते हैं. चैप्टर 3 में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि business environment से हम क्या समझते हैं, उसका तात्पर्य क्या है. तो उन चीजों को ध्यान में रखकर ये प्रिंसिपल डिजाइन किए गए हैं. दैट इज व्हाई दीज प्रिंसिपल्स आर डैम इंपॉर्टेंट. तो भैया शुरुआत करते हैं पहले वाले से और अब आता है डिवीजन ऑफ वर्क. तो ये तो भाई घर में भी हम ये इसको अप्लाई करते हैं. काम को अगर हम डिवाइड करके करेंगे तो शायद हम बेटर तरीके से कर सकते हैं. अब अगर हम इसका डिटेल में देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, if work is divided into small tasks and assigned to trained specialists, then it will help in taking the advantage of specialization. अब घर में क्या होता है, खाना बनाना मम्मी को अच्छा आता है, पापा को हो सकता है कोई और काम अच्छा आता होगा. वैसे तो बेसिकली पापा लोग कुछ करते नहीं है अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मनी, बट स्टिल सपोज पापा को क्लीनिंग अच्छी आती है, डस्टिंग अच्छी आती है, तो हम टास्क डिवाइड कर देते हैं. मेरा काम है घर की सफाई करना, तेरा काम है तो घर में बर्तन कर, तेरा दूसरा कोई है तो वो कपड़े फैला रहा है. सो बेसिकली अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, वी आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन. Because of this principle, an organization is divided into separate department like production, sales, finance, marketing, etc. तो जो जिस डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट होगा वो वही काम कर रहा होगा. इससे हमें क्या मिलेगा भाई, इससे हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा. दैट इज व्हाई डिवीजन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट. तो ये आता है हमारा पहला प्रिंसिपल. और आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हो चुके हैं जो आपको बड़ा शॉर्टकट तरीके में ये सारे 14 प्रिंसिपल्स याद रखने का तरीका बताते हैं. तो आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा. ऐसे बहुत सारे, मुझे एक सबसे अच्छा ये लगा था, दादू इज क्रिस करके, दादू इज सीइंग अ क्रिस, ऐसा कुछ था. वो बहुत ही अच्छा था. तो इस तरह के आप शॉर्ट हैंड्स डिवाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप सारे 14 प्रिंसिपल याद रख सकते हैं. बट थैंकफुली मुझे तो ऐसे ही याद रहते हैं. बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा कुछ शॉर्ट हैंड खुद का डिराइव करिए और खुद से याद करने की कोशिश करिए कि भाई सीक्वेंस किस में, कौन से सीक्वेंस में आते हैं, किस तरह से आपको याद करना. सो इट विल बी बेटर फॉर यू. एंड उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी गो थ्रू किए हैं, मुझे काफी सारे अच्छे लगे. So now talking about the positive effects if division of work is followed. अगर हम division of work एक organization में follow करते हैं तो उसका positive effect क्या होता है? So repeated performance by individual leads to specialization, less wastage of resources, efficiency and effectiveness of work. अब अगर ये principle follow नहीं किए जाते हैं तब क्या होता है? So it leads to lack of specialization, wastage of resources and inefficient operation and hinders efficiency. कहीं ना कहीं efficiency में भी effect पड़ता है. Now next one is authority and responsibility. अब भाई ये कहता है कि authority means the right to give orders and obtain obedience. कौन किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन किससे obedience expect कर सकता है. On the other hand, responsibility means obligation to complete the assigned task. आपकी मैम के पास अथॉरिटी है आपको होमवर्क देने का और आपका क्या है भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऑब्लाइज्ड हैं, आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम पे. According to Fayol, there must be a balance between authority and responsibility. अगर भाई टीचर ज्यादा अथॉरिटेटिव हो जाएंगे या बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है. Excess of authority without matching responsibility may result in misuse of authority, whereas excess of responsibility without adequate authority may lead to failure of organizational goal. फिर क्या होता है भाई, जो organizational goal है ना, हम उसको अचीव नहीं कर पाते अगर authority और responsibility में एक proper balance नहीं होता है तो. अब अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं. विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर विल बी नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. विद प्रॉपर अथॉरिटी देयर विल बी टाइमली कंप्लीशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं किसी इंसान को डेडलाइन देके वो काम उससे टाइमली कंप्लीट करवा सकती हूँ. सपोज आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, सैटरडे इज द लास्ट डे, तो सैटरडे तक बच्चे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे देंगे. तो टास्क टाइमली कंप्लीट हो सकता है व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग.
Now talking about negative effects, तो it may lead to misuse. कई बार क्या होता है भाई, हम अगर हमारे पास with more authority, it sometimes सर चढ़ के बोलने लगती है authority, तो कई बार वहां पे misuse होने की भी probability आ जाती है. Subordinate will not be able to complete the task effectively within time. कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर जब डेडलाइन का वो तलवार लटकती है ना, तो शायद हमको वो टास्क, अगर हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होता तो जितनी अच्छी तरीके से हम कर पाते, अब वो डेडलाइन की तलवार की वजह से हम अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी उस टास्क में नहीं डाल पाए, तो हो सकता है कि वो टास्क इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाया. और तो और कई बार क्या होता है, अगर एक ही इंसान के ऊपर हम बहुत सारी अथॉरिटी छोड़ देते हैं, तो थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग, कई बार ये भी होता है कि एक इंसान के पास सारी अथॉरिटी है, तो जरूरी नहीं कि उसका डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा हो या वो क्विक डिसीजंस ले सके, जिसकी वजह से कई बार डिले भी हो जाता है. Now comes discipline. It's very important because it is the sincerity and obedience towards organizational rules and regulations, which is actually necessary for the smooth functioning of an organization. जब तक हम अपने organization को लेके obedient नहीं होंगे, sincere नहीं होंगे, disciplined नहीं होंगे, तब तक शायद हम अपने organization को उसके goals achieve करने में help नहीं कर सकते. So discipline plays a major role. And according to Fuel, good supervisors at all level, fair agreements and judicious application of penalties are helpful in maintaining the discipline. कई बार क्या होता है ना, हम अगर कुछ बदतमीजी करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो हमें टीचर्स डांटते हैं. क्यों? क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना. सो डिसिप्लिन अब क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि जब जब तक हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक हम शायद इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकते हैं. Now, what are the positive impact? So it helps in smooth working of an organization. It helps to improve efficiency as work is done as per the rules and standards and orderliness. Negative impact क्या हो सकते हैं? कई बार बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हमें रूल्स ब्रेक करने के लिए उकसाता है. कहते हैं ना, टू मच ऑफ डिसिप्लिन लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ रूल्स. तो कई बार इसकी वजह से अनहेल्दी रिलेशंस हो सकते हैं वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में. कई बार इसके दुष्परिणाम, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं. और बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, और अगर हम कहते हैं कि कई बार डांटना, अगर आपका सपोज आप लेट आ रहे हो, टाइमली अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हो और आपकी सैलरी डिडक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारा केओस भी हो सकता है. एंड अगेन इट लीड्स टू अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द सीनियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स. नाउ कम्स यूनिटी ऑफ कमांड. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हमें ऑर्डर्स किससे लेने हैं, हमें किसकी कमांड को फॉलो करना है. 10 लोग 10 तरह के ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे भाई पहले किसका काम करें. So the principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive order and he is answerable to only one superior. If in any case employees gets order from two superior at the same time, it will result in confusion and chaos. अब अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? एक इंसान है, अगर वो ऑर्डर दे रहा है, तो हमें पता है कि हाँ भाई यही हमारे बॉस है, इन्हीं के ऑर्डर हमें फॉलो करते हैं. सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग वर्क टू बी डन, नो कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग सुपीरियर्स, एंड द सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू वन पर्सन ओनली. व्हाट इफ अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है? सो इट मे लीड टू कंफ्यूजन अमंग वर्कर्स, conflict among the superiors, and order and discipline gets disturbed. The unity of command, again, it's very important. अब अगर हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, अगर आपकी दिशा सही है, अगर आपको गाइडेंस सही मिल रहा है, तो मजाल ही नहीं कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता. अब अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, सो इट सेज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव. अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, तो उसका हेड भी सेम होना चाहिए, और उस एक्टिविटी को अकम्प्लिश करने के लिए प्लान भी एक ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सेम एक्टिविटी है पर उसको अकम्प्लिश करने के लिए 10 हेड्स हैं और 10 तरह के प्लान्स बन रहे हैं, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं रह जाता, उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता. All the related activities should be put under one group and they should be in the control of one manager. What if this principle is followed properly? So the positive impact, it ensures unity of action among various groups. It helps in coordination and facilitates achievement of goals.
अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या आ सकते हैं भाई? सो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब भाई एक ही चीज करना है, एक ही उद्देश्य के साथ किया जा रहा है और 10 मैनेजर 10 एम्प्लॉइज अलग अलग प्लान बना रहे हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई ये बता रहा है कि आप में खुद में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं है then definitely there will be failure in achievement of goals. Let's move forward. Okay, now comes subordination of individual interest to general interest. अब भाई ये क्या चीज होती है? तो अगर हम इसको डिटेल में पढ़े, sometimes an individual starts giving priority to his own interest. अगर हम कहीं भी सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम अपना ही मोटिव होता है भाई पैसे ज्यादा कमाना, तो फिर हम शायद ये भूल जाते हैं कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में किस उद्देश्य से आए थे। हम आए थे पैसे कमाने के लिए, बट ऑर्गेनाइजेशन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कुछ गोल होता है, कुछ मोटिव होता है, पर हम उस मोटिव को भूल के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करने लगते हैं, तो वहां पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। नाउ दिस प्रिंसिपल सेज दैट कि आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट को इस तरह से सबऑर्डिनेट करना है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्रॉपरली अचीव कर सके, इफेक्टिवली अचीव कर सके। So sometimes an individual starts giving priority to his own interest, but according to Fayol, in all situations, company's interest should supersede the interest of an individual. ये आ गई भाई मेन बात। Thus, the interest of various stakeholders, that is owners, shareholders, creditors, financiers, and the society cannot be sacrificed for one individual. तो भाई एक individual की वजह से हम इन सब का जो interest है उसको हम sacrifice नहीं कर सकते। अब अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाए तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सो देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल. इट फैसिलिटेट्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एम्प्लॉयज आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स ग्रुप गोल्स इन ऑर्डर टू गेट पर्सनल बेनिफिट्स. अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या होता है भाई? नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो achievement of organizational goals becomes quite difficult and employees may be adversely affected. Let's move forward. अब आता है भाई रेम्यूनरेशन, तनख्वाह, जिसके लिए हर एम्प्लॉय मरता है, कटता है और मारने काटने के लिए तैयार भी रहता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल बताया फ्योल ने बोला कि भाई रेम्यूनरेशन भी उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब का आप काम करते हो। So, according to Fayol, the quantum and the methods of remuneration payable to employees should be fair and reasonable. ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आप वहां के मैनेजर के कोई रिलेटिव हो तो आपको पेमेंट अच्छा मिल रहा है, ऑल्दो आप वहां बैठ के सिर्फ और सिर्फ पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बट आपका पेमेंट अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है क्योंकि भाई आप मैनेजर के रिलेटिव हो, तो ऐसे तो भाई नहीं चल पाएगा। तो जो मेथड होता है रेम्यूनरेशन का वो फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। Everyone must be treated with at a par, and it should be satisfactory to both employers and employees, which give them a reasonable standard of living and should be within the paying capacity of the company. अब भाई कंपनी के औकात के बाहर की तनख्वाह मांगोगे तो कंपनी आपको एम्प्लॉय क्यों करेगी फिर? अब आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? सो इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय एंड कीप देम सेटिस्फाइड. इट रिड्यूसेस लेबर एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर. तनख्वाह अच्छी होगी तो भाई कोई एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि लगेगा कि यार एक दिन एब्सेंट हुआ, हो सकता है सैलरी, अब लीव नहीं है, LWP, दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। और अगर लैविश रेम्यूनरेशन है तो ऑब्वियसली इंसान काम करना भी चाहेगा. It helps to improve relation between managers and worker. What if this principle is violated? So it creates dissatisfaction among employees, increases labor turnover and cost of recruitment, unhealthy relation between manager. कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट क्यों भाई? क्योंकि कोई एम्प्लॉय टिक ही नहीं रहेगा, जब तक आप अच्छी तनख्वाह नहीं दोगे तो कोई एम्प्लॉय आपके पास टिकेगा ही क्यों? और अगर वो बार बार जाएंगे तो भाई बार बार फिर से इंटरव्यू लेना, फिर वो पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो एंटायर प्रोसेस बार बार करना, अगेन इट इज एन एड ऑन टू द ओवरऑल वर्किंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो भाई इस तरह से पे करो कि ये जो पूरा प्रोसेस है बार बार रिपीट करना ना पड़े. ऐसा किसने बोला? फ्योल ने कहा. So the next one in the queue is centralization and decentralization. अब अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो जब अथॉरिटी एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो, वो हो गया सेंट्रलाइजेशन. द डिसीजन मेकिंग पावर, द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज
in the center, center से ही समझ लो बन गया centralization. Whereas if it is dispersed among more than one person, then it is known as decentralization. Authority अगर एक के हाथ में है तो वो centralization है, अगर उसको disperse कर दिया गया है, अगर वो बहुत सारे लोगों के हाथ में है तो decentralization है. Now, according to Fayol, an organization should strive to achieve a proper balance between centralization and decentralization according to the size of an organization, ability of the superiors and ability of the subordinate, etc. अब हमें ये याद रखना है कि हम दोनों में तालमेल कैसे बना के रखें, कब कहाँ पे सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और कहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको लगता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स में वो एबिलिटी है तो शायद आप अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, पर अगर आपको एट अ पॉइंट लग रहा है कि नहीं यार नहीं है वो एबिलिटी, तो फिर सारी अथॉरिटी फिर सुपीरियर के पास आ जाती है, एंड दैट्स हाउ ही और शी इज गोइंग टू मैनेज द एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. Then, in general, large organization have more decentralization than small organization. ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, वहां पे एक सेंट्रलाइज पावर होता है जो काम करता है, पर जितने बिग ऑर्गेनाइजेशन है आपने वहां देखा होगा कि अथॉरिटी बांट दी जाती है कि भाई तुम्हें ये पावर दिया गया है तो तुम उसको उसकी देख रेख करो. फॉर एग्जाम्पल आपके टीएल्स होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, तो सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी होती है और वो उसके हिसाब से काम करते हैं. पर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, एक हेड होता है, वही सारा काम कर रहा होता है. What if this principle is followed? So the positive impacts are decentralization facilitates quick decision making, avoid delays in operation, avoid misuse of authority, and centralization ensures optimal decision making in core matters. अब अगर हम बोलते हैं कि ये अप्लाई नहीं किया गया तो क्या होता है? So the complete centralization leads to delay in decision making, complete decentralization leads to misuse of authority. तो भाई जहां पे अगर आपने किया कि सब कुछ आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, आपने सपोज करो आपने मैक्स टू मैक्स पावर अगर टीएल को दे दी तो वो एक टाइम के बाद वो नहीं बन जाएगा हेड फिर. तो कई हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों ही होते हैं. हाँ, नाउ कम्स स्केलर चेन. स्केलर चेन को अगर हम समझें तो अकॉर्डिंग टू फेयोल, स्केलर चेन refers to the chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and their subordinates. ये क्या होता है, अब इसको आप समझ लो फ्लो ऑफ अथॉरिटी समझ लो, और बीच में इसमें ये जो येलो लाइन है ना, ये डिपेक्ट करती है गैंग प्लैंक. अब ये गैंग प्लैंक क्या चीज है? सो गैंग प्लैंक refers to an arrangement in which two managers working at the same level can communicate with each other directly for quick communication. अब अगर आप स्केलर चेन को ध्यान से देखोगे तो अगर ये डी वाले मैनेजर को जी वाले से कांटेक्ट करना है तो वो पहले सी के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, फिर पूरा चेन ऐसे करके फिर वापस ए बी सी डी, फिर ई एफ के पास, फिर जाके वो जी के पास पहुंचेगा. तो ये क्या हो गया, ये डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाएगा. भाई इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने में टाइम लगेगा. तो अब ये क्या करता है, ये इस चेन को ब्रेक करके सीधे ये जो डी वाला मैनेजर है ये जी वाले मैनेजर को कांटेक्ट कर लेता है. तो ये जो ब्रेक हुआ ना, इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक. What if the scalar chain is followed, this principle is followed in an organization, तो उसके positive impact क्या होते हैं? It facilitates smooth flow of communication, unity of command is followed, no confusion on account of dual subordination. ठीक है. अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है अगर ये फॉलो नहीं किया जाता है? तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड may create confusion in operation, no clarity about authority and responsibility, miscommunication या gap in communication भी possible है, हो सकता है. Now talking about order. अब ये order क्या चीज है? So according to the principle, there should be an orderly arrangement and specific place for everything. जिसमें हम बोलते हैं ना material order and everyone. That is social order in an organization. What if this principle is followed? So no wastage of time and efforts in search of men or material, no obstacle in smooth running of operation, and अब जब ये सारी चीजें हैं तो obviously क्या है, efficiency बढ़ जाएगी, productivity बढ़ जाएगी. What if this principle is not followed? So obstacle in smooth working, wastage of time, and growth hampers, Next in the queue is principle of equity. And for understanding this principle, first of all, you have to understand the picture quite carefully. So this principle says that it emphasizes on kindliness and justice in the behavior of the managers towards workers. Moreover,
There should be no discrimination against anyone on account of sex, religion, language, caste, or belief, and equal opportunities should be available for all. What if this principle is followed? So it ensures loyalty among workers, cordial relationship between workers and managers, and congenial atmosphere within the organization. What are the negative impact of if this principle is not followed? So it leads to dissatisfaction among employees, poor relation between workers and the managers. Let's move forward. Stability of personnel. Now, what is the meaning of this? भाई बार बार अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ से बार बार अगर आपके एम्प्लॉयज जॉब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, और आना तो उसमें भाई लाजमी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फेल इंसिस्टेड दैट एन एम्प्लॉय मस्ट बी केप्ट एट अ पोस्ट फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर, विच मीन्स कि भाई आप या तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो जिससे एक स्टेबिलिटी बनी रहे 3 साल का 4 साल का, कि भाई 4 साल तक वो एम्प्लॉय या 2 साल तक 3 साल तक वो एम्प्लॉय आपके साथ टिकने के लिए बाउंड हो जाएगा. फिर दिस वुड हेल्प हिम टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट, एंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रूव हिज एबिलिटी. What if this principle is followed? So it encourages job security in an organization, increased motivation of employees, reduction in labor turnover and expenses on recruitment. बार बार जैसा मैंने कहा था, बार बार इंटरव्यू लेना, अपॉइंटमेंट करना, तो वो भी एक एड ऑन कॉस्ट होता है. अगर हर दूसरे महीने आपका कोई ना कोई एम्प्लॉय भाग रहा है, जॉब क्विट करके जा रहा है, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ भाई? इंक्रीज लेबर टर्नओवर, इंक्रीज्ड जॉब सिक्योरिटी, and employees tends to leave job frequently, increase the cost of recruitment. Then comes being the first one, which means initiative, taking the initiative. So as per Fuel, initiative means taking the first step with self-motivation. Fuel suggested that employees at all levels should take initiatives or actions without any force or foundations. They should be encouraged to develop and carry out plans for improvements. What if this principle is followed? So it leads to motivation of employees, increase efficiency and productivity, improvement in operations. What if this principle is not followed? Frustrations and dissatisfaction among employees. No motivation for improvement. भाई कोई motivation ही नहीं मिलेगा क्योंकि कोई initiative लेने को तैयार ही नहीं है. Then comes स्पेरिटी कॉर्प्स. अब ये बड़ा जब फैसिनेटिंग सा टर्म लगता था जब हम पढ़ते थे, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? यूनिटी है ना, उसी में स्ट्रेंथ है. सो फेल एम्फेसाइज्ड ऑन टीम वर्क. द स्पिरिट ब्रिंग्स हार्मनी and they strive to work hard to achieve the target of an organization. For this, manager should replace I with we in all his conversations. ये बहुत याद रखना है. अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपको दिमाग में ये रखना है कि हम ये करेंगे, हम ये कर सकते हैं, ना कि ये बोलना कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा. आपको भाई, आप एक कंपनी के, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, सो यू शुड बी वर्किंग इन दैट वे. आपको अपना जो ये मैं है उसको हम से रिप्लेस करना होगा. What if this principle is followed? Helps in developing the feeling of trust and belongingness among employees, easy achievement of goals. What if this principle is violated? Failure in achievement of goals, lack of coordination in an organization. ओके तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स फ्योल के. आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे. अगर पसंद आए हैं तो प्लीज उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना है. ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेड 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको प्लीज बोलना कि ये चैप्टर इस वीडियो से जरूर पढ़ें. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल. सो यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Hit the bell icon so that you don't miss any of the recent updates. Keep learning with Jiffy Learning. This is me, Tanya, signing off. Har Har Mahadev.